11 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई एक ऐसी फिल्म जो बहुत जल्दी फिल्म से ज़्यादा नेशनल इमोशन बन गई, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म ने आज पूरे हिंदुस्तान को मानो दो धड़ों में बांट दिया है। एक वो जो इसका समर्थक है, राष्ट्रवादी है, और एक वो जो इस फिल्म का अगर कहीं भी विरोध दिखाता है, फिल्म के प्रति विरोध जाहिर करता है, तो देशद्रोही गद्दार कहलाया जाता है। क्या है इस फिल्म में, क्या है इस फिल्म की सच्चाई? मैं जानता हूँ आप में से कई लोग इस फिल्म को देख चुके होंगे। इस फिल्म के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में अपनी अपनी राय बना चुके होंगे, इसके नैरेटिव को अपने हिसाब से इंटरप्रीट कर चुके होंगे। मेरा मकसद आपकी राय बदलना नहीं, मेरा मकसद इस फिल्म के बारे में अपनी राय आपके सामने रखना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आज एक बार फिर बहुत समय बाद आपसे रूबरू हूँ। आपसे रूबरू हूँ क्योंकि बहुत समय बाद थिएटर में एक फ़िल्म देखने का मौका मिला। ये फिल्म ऐसी जो कोई मनोरंजक मसालेदार फिल्म नहीं थी। ये फिल्म ऐसी जिसके बारे में आज लगभग देश का हर इंसान बात कर रहा है। ये फिल्म अखबारों में छाई है, टीवी पर छाई है, खबरों में छाई है और हमारे दिलो दिमाग में छाई है। जो देख चुके हैं उन्होंने जो पर्दे पर देखा वो सही या गलत उस उधेड़बुन में लगे हैं। जो नहीं देख चुके वो या तो ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्म को देख लिया जाए, या ये सोच रहे हैं कि ऐसा इस फिल्म में क्या है, लेकिन सोच सभी रहे हैं। बात करते हैं फिल्म की स्टोरी लाइन की, जिसे स्टोरी लाइन कहना गलत होगा क्योंकि एक कहानी नहीं, ये सच है। एक सच जो बहुत भयावह है, एक सच जिसे देखने की हिम्मत आज तक हम नहीं जुटा पा रहे थे। एक सच जब पर्दे पर आया तो बहस का मुद्दा बन गया। एक सच जिसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हैं और विपक्ष में कुछ लोग, लेकिन सच सच होता है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने एक कम्युनिटी के अगेंस्ट नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत नैरेटिव है। यदि आप उस दौरान, उस रात, उस समय में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जिस तरह से हुआ, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप इस फिल्म को एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले नैरेटिव की नज़र से देख सकते हैं। लेकिन यदि आप ज़रा सी भी सहानुभूति रखते हैं, ज़रा सा दर्द बांटते हैं, ज़रा सा दर्द महसूस करते हैं उन कश्मीरी पंडितों का जिनके साथ बर्बर नरसंहार हुआ, तो आप समझेंगे कि अगर किसी का विरोध किया जाना चाहिए तो वो है अलगाववादी संगठन, आतंकवादी और देश की लचर और स्वार्थी राजनीतिक व्यवस्था का। जी हाँ, जहाँ कहीं कुछ होगा राजनीति ज़रूर बीच में आएगी, या यूँ कहें बीच में क्यों आएगी, वही कारण बनेगी। कश्मीर पे जितना पढ़ा सुना है, बहुत अल्प ज्ञान है मेरे पास, लेकिन जितना पढ़ा सुना है उस आधार पर कह सकता हूँ कि कश्मीर में उस रात कश्मीरी पंडितों पे हुए अत्याचार में लचर और शिथिल राजनीति का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाने वालों में सिर्फ घाटी के अलगाववादी और आतंकवादी ही नहीं थे, उन पर जुल्म ढाने में दिल्ली में बैठी सरकार और जम्मू के राजभवन में बैठे उस समय के गवर्नर का भी हाथ था। परोक्ष रूप से ना सही, अपरोक्ष रूप से सही। थोड़ी जानकारी साझा करता हूँ। इस फिल्म के विरोधी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि अगर आप इस फिल्म में बताए गए दर्द को इस शिद्दत से महसूस कर रहे हैं तो ये मत भूलिए कि उस समय केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी जिसे भाजपा का समर्थन हासिल था।
और राज्यपाल थे जगमोहन, जो बाद में भाजपा से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। ये तथ्य सही है, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोई भी इस तरह की स्थिति रातों रात नहीं बनती। थोड़ा पीछे जाएं तो कश्मीर में उग्रवाद बढ़ना शुरू हुआ सन 87 से। सन 87 में जब घाटी में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, एक बहुत ही ओपन सीक्रेट है कि उन चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई। केंद्र की राजीव गांधी सरकार और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद, धांधलियों के दम पे सरकार बनी, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। 3 पार्टियां मुख्य रूप से उस चुनाव में लड़ रही थी। पहली कांग्रेस, दूसरी नेशनल फ्रंट और तीसरी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसके मुखिया थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। धांधलियों के दम पर एक शख्स, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। इन धांधलियों के दम पर किस तरह कश्मीर की या कश्मीर का आने वाला समय बदला, कश्मीर की आने वाली व्यवस्था बिगड़ी। बड़े पैमाने पर हुई धांधलियों में एक शख्स था मोहम्मद यूसुफ शाह, जो चुनाव लड़ा, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के दम पर हारा। उस हार की कोफ्त लिया, वो सत्ता में काबिज न हो पाने की चिढ़ लिया। मोहम्मद यूसुफ शाह आगे जाके बना मोहम्मद सलाउद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया बना। उसका इलेक्शन मैनेजर यासिन मलिक। ये 2 नाम मेरे ख्याल से काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि उन धांधलियों के दम पे हुए चुनावों ने कश्मीर की रूपरेखा को कैसे बदला। बहरहाल आगे चलते हैं। स्थितियां बिगड़ने लगी थी, कश्मीर के हालात बिगड़ने लगे थे। एक समय पर जाकर जब वीपी सिंह सरकार आई, जो भाजपा के समर्थन से बनी थी, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की कश्मीर की सरकार को बर्खास्त किया, गवर्नर बना के भेजे गए जगमोहन। ये बात है 18-19 जनवरी 1990 की। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जगमोहन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में बहुत अच्छा ओहदा रखते थे। राज्यपाल के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में बताया जाता है कि जगमोहन ने घाटी में कई डेवलपमेंट के काम किए। खुद फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि यदि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं और जगमोहन चुनाव लड़ते हैं तो मैं चुनाव हार जाऊंगा और वो जीत जाएंगे। एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जगमोहन की बहुत अच्छी पहचान थी। यही कारण था कि उनको वापस गवर्नर बना के भेजा गया। 18 जनवरी को वो जम्मू पहुंचे बीएसएफ के विमान से। गौर कीजिएगा, वे जम्मू पहुंचे, कश्मीर में नहीं। उसी रात कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान हो गया, आपने सुना है सभी ने, रलेव सलेव गलेव, यानी घाटी के पंडितों, या तो तुम इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ, इस्लामिक बन जाओ, या घाटी छोड़ दो या मर जाओ। हालात भयावह हो चुके थे, कत्लेआम शुरू हो चुका था। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि जगमोहन को फिर से भेजा गया है, उन्हें एक उम्मीद बंधी। जम्मू के राजभवन में कई फ़ोन गए उस रात। न सिर्फ राजभवन में, बल्कि राजभवन से जुड़े हर ब्यूरोक्रेट के पास कई फ़ोन गए, लेकिन जगमोहन कश्मीर नहीं पहुंचे। न 18 को, न 19 को, न 20 को वो कश्मीर पहुंचे। 21 जनवरी 1990 को। तब तक खूनी मंजर घट चुका था, कत्लेआम हो चुका था और कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों से निकालकर खदेड़ दिया गया था। वे लुट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। उस दिन से कश्मीरी पंडितों के दिमाग से भारत, हिंदुस्तान साफ हो चुका था।
क्योंकि उनके हुक्मरानों से जो उनको उम्मीद थी वो टूट चुकी थी। उस भयावह रात को उन्हें बचाने कोई नहीं आया था। यहाँ आप किसे दोष देंगे? सबसे पहला दोष दिया जाएगा स्टेट को, फिर सेंटर को। वो सेंटर जो उस आग के गोले पर बैठा था जो 87 में कांग्रेस, नेशनल फ्रंट और MUF ने मिलकर प्लांट किया था। बाद में कई नेता आए, कई सरकारें बदली, कश्मीर के लिए अलग अलग दावे होते रहे, लेकिन कश्मीरी पंडितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कहा यह भी जाता है कि कश्मीरी पंडितों को उस पलायन के खामियाजे के तौर पर कई ऊंचे ओहदे दिए गए, एक सम्मानजनक जिंदगी दी गई देश के अन्य हिस्सों में, लेकिन उनका घर उन्हें फिर नहीं मिला। अब आते हैं इस फिल्म पर। मैं मानता हूँ इस फिल्म में रोंगटे खड़े कर देने के तरीके से सच्चाई दिखाई गई है। कत्लेआम दिखाया गया है, लोगों को मरता दिखाया गया है। कई दृश्य ऐसे दिखाए गए हैं कि आप चाहते हैं आंखें भींच लें, लेकिन पर्दे से आंख हटा नहीं पाते हैं। क्या ज़रूरी था सच को इतने भयानक तरीके से पर्दे पर रखना? जी हाँ, ज़रूरी था। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक दौर की सच्चाई जब 3 घंटे में समेट कर पर्दे पर दिखानी हो तो वो भयावह दृश्य बहुत कम अंतराल पर बार बार दिखाने पड़ते हैं। तभी वो देखने वालों की आत्मा को झंझोरते हैं। यही एक तरीका था उस सच को आपके दिलों के अंदर उतार देने का, आपकी भावनाओं को झकझोर देने का। मुझे नहीं लगता फिल्मकार ने इसमें कुछ गलती की है, लेकिन कहीं आप इस फिल्म को देखते हुए किसी गलत सोच पर तो नहीं जा रहे, आपकी सोच किसी गलत दिशा में तो नहीं मुड़ रही। इस फिल्म को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन साथ ही महसूस कीजिए उस दर्द को जो हर वो इंसान भुगतता है, जो हर वो इंसान उस दर्द से गुजरता है जिसका घर-बार छीन लिया जाता है। विस्थापन वह भी था, पलायन वह भी था, लेकिन वैसा विस्थापन, वैसा जबरन पलायन अभी भी देश के कई हिस्सों में हो रहा है। कई सूबों में आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही हैं। देश के कई शहरों में सूदखोरों के जंजाल में फंसकर लोग अपना घर-बार लुटा दे रहे हैं, उनको उनके घरों से बेदखल कर दिया जा रहा है। विरोध हर विघटनकारी का कीजिए, विरोध हर आतताई का कीजिए। इसे पार्टी के समर्थन या पार्टी के विरोधी नज़रिए से मत देखिए, एक इंसान के नज़रिए से देखिए, इंसानियत के नज़रिए से देखिए। वाजपेयी साहब के 3 शब्द याद कीजिए: इंसानियत, जमहूरियत या कश्मीरियत। कश्मीरियत उन कश्मीरी पंडितों के दिल में है, उसे जिंदा रखिए। जमहूरियत से सवाल कीजिए, सत्ता में कोई भी बैठा हो आपके सवालों का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। और सबसे पहले अपने अंदर का इंसान मरने मत दीजिए, इंसानियत की नज़र से इस फिल्म को देखिए, विस्थापितों का दर्द समझिए। हर विस्थापित का, हर उस इंसान का जिसका सब कुछ छीन लिया गया, गुस्सा जगाइए, आक्रोश जगाइए और उस आक्रोश की आग में जला दीजिए हर उस तबके को, हर उस पार्टी को, हर उस ताकत को जिसे किसी मजबूर पर अपनी ताकत दिखाई।
मैंने जो आप फैक्ट्स बताए वो मेरे अपने नहीं हैं। जो चुनावों की 87 के चुनावों की बात थी, उसकी विस्तृत जानकारी आप पा सकते हैं राहुल पंडिता की किताब अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट से। राहुल पंडिता खुद उस त्रासदी के शिकार रहे हैं, उनका परिवार उस त्रासदी का शिकार रहा है। और जिन जगमोहन साहब की मैंने बुराई की, जिन जगमोहन साहब के बारे में बताया कि वे आँख मूंदे जम्मू के राजभवन में बैठे रहे जब घाटी में वो सब कुछ होता रहा, खूनी मंजर चलता रहा, उन जगमोहन साहब ने ये बात खुद अपनी किताब माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में लिखी है। इस किताब ने, इस फिल्म ने अगर आपके मन में आग जगाई है तो इस आग को की गर्मी बनाए रखने के लिए, यहाँ से आगे अपनी सोच को बनाए रखने के लिए, सही दिशा देने के लिए किताबें पढ़िए, इंटरनेट पर पढ़िए। विस्थापितों का दर्द और उनके लिए मन में आत्मीयता का भाव जिंदा रखिए। अलगाववादी, उग्रवादी, विघटनकारी इन ताकतों का डटकर मुकाबला कीजिए। ऐसी फिल्मों का विरोध करने से आप बच नहीं सकते। जो सच है वो सच है, चाहे वो कितना भी कड़वा हो, देखना पड़ेगा, क्योंकि वह सच हमारे आज और हमारे कल को भी निर्धारित करेगा। ऐसी ताकतों को सर फिर मत उठाने दीजिए। बहुत सतही बातें कही हैं मैंने इस फिल्म के बारे में, क्योंकि आज मैं इस फिल्म को लेकर भावुक ज़्यादा हूँ। कोशिश करूँगा कि एक बार फिर आऊँ आपके सामने, जब और तथ्यों को लेकर आऊँ और फैक्ट्स आपके सामने रखूँ, लेकिन मेरे फैक्ट्स, मेरे तथ्य यही साबित करेंगे कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे, बर्बरता, खून खराबा हुआ था, और इसके ज़िम्मेदार जो भी हों उन्हें उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलना चाहिए। हर वो इंसान, हर वो मजलूम जिसका सब कुछ उससे छीन लिया गया, उसे वो सब फिर मिलना चाहिए, और उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम आतताइयों को जीने नहीं देंगे। हम आतताइयों का खुलकर विरोध करेंगे। फिर मिलूँगा बहुत जल्द आपसे। जय हिंद।